स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों राइट नाउ अभी एक सेशन तो हो चुका है आंसर राइटिंग का। सो दिस विल बी द सेकंड सेशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया आंसर राइटिंग। ये आप आगे सब तो आपको ये आइडिया आ चुकी होगी कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट दी थी। वो टॉपिक की लिस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज दिस आर द लैक्यूनाज ऑफ योर प्रिपरेशन। यहाँ पे यूजुअली बच्चा इतना फोकस नहीं करता है, तो वो मैंने आपको पहले समझाया। आई हैव टेकन वन आंसर राइटिंग सेशन जिसमें मैंने आपको एक आंसर लिख के दिया था एंड एक आंसर के मैंने आपको पॉइंटर बताए थे। तो टुडे इट विल बी द सेकंड सेशन। यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू द पॉइंटर ओनली। अब मेरे को उतना टाइम नहीं मिला वाइल रिकॉर्डिंग कि यार वो आंसर लिख पाऊँ, आई एम बेसिकली रनिंग बिट बिजी। तो ये वाली जो चीज़ है उसमें बस आज के सेशन में वी विल डिकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन को कैसे डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है वो देखेंगे एंड आफ्टर विल गो टू दैट पॉइंटर कि तो आपको हेल्प करे इन गेनिंग द नॉलेज। ये सारा डाटा जो है क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन ये आपको हेल्प करेगा इन राइटिंग योर मेंस वाले आंसर ऑल्सो। तो लेट्स मूव टू दिस सेशन नाउ। आंसर राइटिंग के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ये आंसर राइटिंग में आपको वही सीखना है कि पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखने हैं एंड क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो पहला वाला सेशन तो हमारा हुआ ही था, टुडे इज द सेकेंड सेशन। तो इसके ऊपर जाते हैं। एज आई हैड टोल्ड यू इन दैट टॉपिक डिस्कशन कि आजकल थोड़ा उपनिषद के ऊपर ये लोग फोकस जो है ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो डू यू कंसिडर दैट उपनिषदिक प्रिंसिपल एम्बॉडी हाई पॉइंट ऑफ द वैदिक रिलीजियस थॉट। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको वैदिक रिलीजियस थॉट जो है उसके ऊपर दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको वैदिक रिलीजन के जो प्रिंसिपल जो है वो पता होने चाहिए, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। दर आफ्टर फिर उपनिषदिक प्रिंसिपल जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तभी तो आप बता पाओगे ना कि भाई उपनिषदिक प्रिंसिपल जो है उसमें वैदिक थॉट्स हमको दिखाई देते हैं। एंड दर आफ्टर आपको उसमें से सिमिलैरिटी भी दिखानी है एंड दर आफ्टर आपको जो उसमें बेसिकली क्या दिखाने हैं, डिफरेंसेस जो वो भी दिखाने हैं। एंड ये चार एस्पेक्ट है ये क्वेश्चन के। ये चार एस्पेक्ट में आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो खेलना है। इंट्रोडक्शन, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, देयर इज नो आइडियल इंट्रोडक्शन, नो आइडियल कंक्लूजन। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एकदम ही माइनर चीज़ थी। ये कोई भी लिख सकता है, कैसे भी लिख सकता है। बॉडी इज मेन। ये बॉडी जो है उसके ऊपर हमेशा हमको फोकस करना है। तो विल मूव ऑन टू द बॉडी ओनली। तो बॉडी के ऊपर अभी जाते हैं। सबसे पहले तो हमको वैदिक रिलीजियस थॉट्स देखने पड़ेंगे। वैदिक रिलीजियस थॉट्स में सबसे पहला वाला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन एंड नॉलेज मतलब कार्मिक फिलोसॉफी जो है वो हमको वेदा में दिखाई देती है। वाई वैदिक मंत्रास आर देयर इन ऑर्डर टू हैव द मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल। तो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल के एविडेंसेस जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ जो एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ जो है वो भी हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है कि एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ क्या है। हंटिंग, फूड गैदरिंग, एग्रीकल्चर नहीं है, टू लिव पीसफुल एंड हैप्पीनेस है। उसी के लिए तो मंत्र आपको बोलने पड़ते हैं। देयर आफ्टर तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। आपका दिमाग जो है वो हमेशा शांत होना चाहिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपकी होनी चाहिए, उसका तो हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। शिव संकल्प सुक्त ऑफ यजुर्वेदा जो है उसका कहना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ गुडविल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड जो है वो होना चाहिए। एंड मंत्र जो है आपको यही चीज दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। चैंटिंग ऑफ द वैदिक मंत्र एंड देयर आफ्टर ओम। तो इसके बारे में भी वेदा में लिखा हुआ है कि इट इज अ सैक्रेड वर्बल फॉर्मूला and that will help you in prayer and meditation. Mantras create an uplifting and meditative atmosphere for inner communion and one-pointedness of our concentration. तो जो वैदिक थॉट्स या फिर वैदिक मंत्रास जो है वो जैसे ही आप बोलोगे देन एक पीसफुलनेस भी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा एंड दैट्स हाउ बेसिकली जो कर्म जो है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करके एक एफिशिएंट लाइफस्टाइल जो वो जी पाओगे। एंड देयर आफ्टर कंसेप्ट जो है दैट इज सोशल वेलफेयर फॉर ऑल, दैट इज समझ ज्ञान सुक्ता। ये नाम की एक बेसिकली हाइम मिली है जिसका हमेशा वही कहना है कि जो बेसिकली बोलते हैं कि सोशल यूनिटी एंड देयर आफ्टर वेलफेयर फॉर ऑल के ऊपर यकीन रखो। तो डिफरेंट वैदिक रिलीजियस प्रिंसिपल या फिर वैदिक रिलीजियस थॉट जो है हमको दिखाई देते हैं। अब इसको हम लोगों को कंपेयर करना है उपनिषदिक थॉट से। तो उपनिषदिक थॉट जो है अब उसमें भी देखेंगे कि क्या क्या है कि उपनिषद का प्राइमरी पर्पज जो है वो है मोक्ष। जैसे वैदिक रिलीजियस थॉट का जो प्राइमरी पर्पज जो था दैट वाज बेसिकली कर्म कांड या फिर बेसिकली व्हाट, देन मंत्रा बोलो एंड डेली लाइफस्टाइल सुधारो। डेली लाइफस्टाइल सुधारने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। तो यही मोक्ष की बातें जो है हमको उपनिषदा में भी मिलते हैं। बट आई होप यू आर अवेयर कि उपनिषदा जो भक्ति मार्ग के ऊपर
या फिर प्रेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है रादर देन वेदास में जो सैक्रिफाइस दिए उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू उपनिषद जो है हाईएस्ट एम जो है इज टू एक्सपेक्टेड इज यूनियन विद ब्राह्मण। ब्राह्मण इज नॉट ब्राह्मण, ब्राह्मण इज बेसिकली ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। तो बेसिकली इन्होंने हम लोगों को क्या दे के रखे हैं, कंसेप्ट दे के रखे कि देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज आत्मा या फिर आत्मन एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज ब्रह्मांड, जिसको ये लोग ब्राह्मण बोलते हैं। तो इनका कहना है कि भाई बॉडी के अंदर आत्मा है एंड आत्मा जो है वो बॉडी मरने के बाद किसी और के बॉडी में नहीं जानी चाहिए, मतलब रीबर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। वो आत्मा जो है ब्रह्मांड में जानी चाहिए, मतलब उसको मोक्ष मिलना चाहिए। यही कंसेप्ट ऑफ मोक्ष है। फॉर दैट पर्पज ब्राह्मण एंड आत्मन वाली आइडेंटिटी जो इन्होंने दी है। एंड दैट्स वाई फिर उपनिषद हमको बताता है कि यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू हैव फेथ कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी जो है या फिर सुप्रीम एंटिटी जो है वो है। एंड फॉर दैट पर्पज आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लेना पड़ेगा मतलब अगर आपको बेसिकली अर्थली मोहमाया से बाहर आना है, आपको आपकी सोल को रीबर्थ के साइकिल से अगर मुक्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन ऑब्वियसली आपको जो है बेसिकली ज्ञान लेना पड़ेगा। किसका, उपनिषदा का। वो लेने के बाद क्या होगा, तो उपनिषदा का ज्ञान अगर आपको आता है देन यू विल रियलाइज कि मोक्ष का मार्ग जो है वो ब्राह्मण एंड सैक्रिफाइसेस से नहीं जाता है, वो भक्ति से जाता है, मतलब सोल को आत्मा से जोड़ने में जाता है, अर्थली लाइफस्टाइल है उसको त्यागने में जाता है। एंड देयर आफ्टर फोकस ऑन मेडिटेशन जो है श्वेताश्वतर उपनिषदा, उसमें इन्होंने भी मेडिटेशन की बातें जो है की हैं। तो उपनिषदिक प्रिंसिपल एम्बॉडी द हाई थॉट ऑफ वैदिक रिलीजन, इसकी जो इन्होंने बात करके रखी है, तो इसमें हम लोग को इनकी सिमिलैरिटी एंड देयर आफ्टर डिसिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी। तो व्हाट इज बेसिकली सिमिलैरिटी, सबसे पहले जो है उपनिषदा जो है दे देमसेल्व्स आर बेस्ड अपॉन वेदा। आई होप यू आर अवेयर कि वेदा, ब्राह्मणा, देयर आफ्टर अरण्यका एंड देयर आफ्टर उपनिषदा, ये कॉम्पोजिशन है वैदिक लिटरेचर का या फिर श्रुति लिटरेचर का। एंड ये श्रुति लिटरेचर में जो लास्ट है उपनिषदा, यही उपनिषद जो है बेसिकली किसके ऊपर बैठा है, वेदा के ऊपर। तो आप वेदा को मानो, ब्राह्मण अरण्यका को मत मानो। तो उपनिषद इज नथिंग बट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्राह्मण एंड अरण्यका एंड उपनिषदा इज आस्किंग यू टू हैव फेथ ऑन वेदा। तो ये एक सिमिलैरिटी हमको दिखाई देती है। एंड देयर आफ्टर उपनिषदा में हम लोगों को एक और चीज दिखाई दी है कि जो वैदिक रिचुअल्स है उसको एक नया मीनिंग देने की कोशिश भी की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेदा में जो अश्वमेधा सैक्रिफाइस मेंशन किया है, तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अश्वमेधा का जो हेड है, दैट इज घोड़े का जो हेड है, इट इज डॉन, आई इज सन, ब्रीथ इज विंड एंड माउथ इज फायर। तो बेसिकली आप जब रिचुअल करोगे तो आप इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करो, डॉन, सन, देयर आफ्टर विंड एंड देयर आफ्टर फायर। तो मतलब अर्ली मॉर्निंग में आप बेसिकली क्या करो, होम हवन करो, दैट काइंड ऑफ द थिंग, घोड़े को मत काटो। तो एक नया मीनिंग जो है वैदिक रिचुअल्स को देने की कोशिश भी उपनिषदा में हमको दिखाई दी है। तो कुछ सिमिलैरिटी तो है एंड वैसे ही कुछ डिसिमिलैरिटी है। डिसिमिलैरिटी मतलब वैदिक लिटरेचर हाईली ब्राह्मणा के फेवर में है, उपनिषदिक लिटरेचर हाईली क्षत्रिय के फेवर में है। ये लिखा भी पांचाल डायनेस्टी नहीं था, क्षत्रिय रूलर्स नहीं था। एंड ये एक डिफरेंस हमको दिखाई देता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है कि जो बेसिकली वेदा है वो कर्मकांड, दैट इज डेली रिचुअल, जो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। उपनिषदा जो है वो ज्ञान के ऊपर, मतलब भक्ति मार्ग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो बेसिकली जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उपनिषदिक प्रिंसिपल्स और उपनिषदिक फिलॉसफी एम्बॉडी हाई पॉइंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, तो ये वाले एस्पेक्ट में हम लोगों ने देख लिया कि हाई पॉइंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, उपनिषदिक लिटरेचर, इन दोनों की सिमिलैरिटी, इन दोनों के डिफरेंसेस। एंड कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि उपनिषदिक प्रिंसिपल्स और उपनिषदिक फिलॉसफी इटसेल्फ इज बेस्ड अपॉन द वेदा and hence certain similarities are natural for the observer, full stop. However, at the same time we need to understand that Upanishadic literature is evolution of the Vedic literature, and while tracing the similarity one must note that different kind of the differences are also there in this literature. And full stop देखिए, इसको खत्म करो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे कि similarities भी है, differences भी है, and that sums up your entire question. So this is the first question. एंड जो सेकेंड टॉपिक जो है इट इज बेसिकली फ्रॉम द महाजनपदा पीरियड। तो महाजनपदा के सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बातें जो है इन्होंने करके रखी है। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नीड ऑफ द रूलर कंबाइन विद इकोनॉमिक एंड स्टेटस नीड ऑफ द मर्चेंट क्लास टुगेदर प्रोवाइड द रिसेप्टिव कल्चरल मिलियो। तो मतलब हम लोग को पहले बतानी पड़ेगी रूलर की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स क्या है भाई, फिर मर्चेंट क्लास की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड स्टेटस नीड क्या है भाई, एंड फिर एक रिसेप्टिव कल्चरल मिलियो आया जिसमें बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ। मतलब बुद्धिज्म ने ये दोनों चीजें जो है
वो सेटिस्फाई की है कि नहीं की है, एंड देयर आफ्टर यू नीड टू कंक्लूड ऑन अ न्यूट्रल फुटिंग। तो एक एक करके बॉडी देख लेंगे। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल नीड ऑफ द रूलर, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम विद इन कोर्ट। अब एक राजा बैठा है, राजा के साथ साथ ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण राजा को बता रहा है कि भाई आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कौन से पावरफुल राजा को ये चीज़ अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। एंड दैट्स ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो बने हुए हैं इसको बेसिकली अपोज करने के लिए, दैट इज पॉलिटिकल रीजन थे रूलर के पास कि भाई ये ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे। वैसे ही दूसरा वाला जो एस्पेक्ट है अटेनिंग ऑफ द लेजिटिमसी, क्षत्रिय लोगों को हमेशा ही प्रॉब्लम था कि उनकी लेजिटिमसी है वो स्वॉर्ड से नहीं आ रही है, उनकी लेजिटिमसी ब्राह्मणा के रिचुअल सैक्रिफाइसेस से आ रही है। जब ब्राह्मण अश्वमेधा राजसूया वाजपेय यज्ञ परफॉर्म करेगा तभी जाके ये बंदा जो है राजा उसको लेजिटिमसी आ रही है। तो ये भी एक पॉलिटिकल रीजन था कि विद इन कोड लेजिटिमसी गेन करने के लिए स्वॉर्ड से ज्यादा रिचुअल के ऊपर फोकस है। तो ये भी एक पॉलिटिकल रीजन था टू अपोज ब्राह्मणिज्म। देयर आफ्टर रिसोर्सेस, ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है उसके वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, एंड सैक्रिफाइसेस कैटल वेल्थ का होगा तो ऑब्वियसली फिर एग्रीकल्चर का सरप्लस बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। एंड दैट्स वाई फिर एक इकोनॉमिकल रीजन भी किंग के पास था कि दे शॉल गिव अप द हिंदू और बेसिकली आर्यनिकल और ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड सपोर्ट दी हेट्रोडॉक्स सेक्ट या फिर सपोर्ट दी नॉन आर्यनिकल रिलीजन एंड फोकस ऑन दी ट्रेड। राजा के लिए ट्रेड हमेशा इंपॉर्टेंट था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया प्रोसेस। एग्रीकल्चर सरप्लस वो आएगा तो क्या होगा, देन ऑब्वियसली वो आएगा तब क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री होगी, एंड वो होगा तब ट्रेड होगा। एंड फिर ये सारी प्रोसेसेस में आपको सोसाइटी में एक सेक्शन ऑफ सिटीजन लगेगा जो इन्वेस्टर का काम भी करेगा, दैट इज गृहपति एंड सेठी। ये दोनों इकोनॉमिकल पावर हाउसेस या फिर पावर क्लासेस जो आई, एंड ये लोगों ने बेसिकली हेट्रोडॉक्स सेक्ट को पैट्रोनाइज करना चालू किया। एंड दैट्स ये भी हम लोग एक रीजन जो है वो दे सकते हैं कि फोकस ऑन ट्रेड ऑन द पार्ट ऑफ द किंग लेड टू द एमर्जेंस ऑफ द सेठीज एंड गृहपतिज हु इन टर्न पैट्रोनाइज हेट्रोडॉक्स सेक्ट देयरबाय फोर्सिंग किंग टू कम एंड जॉइन देम। तो ये वाला एक लाइन जो है ये भी हो सकता है। देयर आफ्टर फिर इकोनॉमिकल एंड सोशल नीड ऑफ द मर्चेंट क्लास। तो सबसे पहले सोशल नीड देख लेते हैं। नाउ टॉकिंग ऑफ द सोशल नीड, देन हम लोगों को दिखाई देता है कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर में ये जो प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी थी वैश्य कम्युनिटी में सेठीज एंड गृहपतिज आते थे, दैट इज मर्चेंट एंड एग्रेरियन क्लास जो है वो आता था। एंड इन दैट एस्पेक्ट जो बेसिकली इकोनॉमिकल पावर हाउस होने के बाद भी सोशल प्रेस्टीज जो कम था उसके वजह से इन लोगों ने ब्राह्मणिज्म को अपोज करना चालू कर दिया एंड ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट जाना जो है वो चालू कर दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन जो है सोशल में जो हम दे सकते हैं वो पीसफुल सोसाइटी का है। जब रिच गृहपति आएंगे तो उनके पास पैसा होगा एंड फिर पैसा ये ट्रेड में लगाएंगे, दैट इज हाउ सेठीज एमर्ज। एंड फिर ये सेठी गृहपति जो है इनको अपना पैसा बढ़ाना है तो पीस लगेगा ना सोसाइटी में। वॉयलेंस अगर रहेगा तो धंधा बढ़ेगा क्या? आपके एरिया में आजू बाजू में कहीं रायटिंग हो गई या फिर आपके एरिया में आजू बाजू में जो है इंसेंट सैक्रिफाइसेस चल रहे हैं तो लोग ऐसे एरिया में जाना भी नहीं चाहेंगे, एंड फिर वो एरिया में ट्रेड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो दैट्स एक पीसफुल सोसाइटी ऑफ द महाजनपदा, ये भी एक रीजन है, सोशल रीजन है फॉर द मर्चेंट क्लास टू अपोज ब्राह्मणिज्म एंड सपोर्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट। thereafter फिर कैटल रिसोर्सेस आर ऑल्सो देयर। नाउ टॉकिंग ऑफ द कैटल रिसोर्सेस, ये इकोनॉमिकल रीजन है, इकोनॉमिकल नीड ऑफ द मर्चेंट क्लास है। कैटल रिसोर्सेस होंगे तो एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा, एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा तो गृहपति बनेंगे, एंड गृहपति के हाथ में पैसा होगा तब जाके वो इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब ट्रेडर को पैसा एज अ इनपुट जो है देगा। तो दैट्स वाई फिर कैटल रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणिकल रिसोर्सेस में या फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन में कैटल रिसोर्सेज का सैक्रिफाइस किया जाता था। एंड देयर आफ्टर फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ ये दोनों को प्रॉब्लम था, एग्रेरियन कम्युनिटी एज वेल एज मर्केंटाइल कम्युनिटी, कि मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। एंड देयर आफ्टर ब्राह्मण आके महायज्ञ एंड लघु यज्ञ इनको बताते हैं, एंड महायज्ञ एंड लघु यज्ञ के थ्रू जो है इनका पैसा लेके जाते हैं। तो ये भी एक रीजन जो है रहा है। तो ग्रीवेंसेस वेर देयर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल नीड ऑफ द रूलर, इकोनॉमिकल एंड स्टेटस रूल ऑफ द नीड ऑफ द मर्चेंट क्लास। इसी की वजह से अल्टीमेटली बुद्धिज्म आया, एंड बुद्धिज्म ने एक रिसेप्टिव कल्चरल मिलियो भी दिया, मतलब बेसिकली बुद्धिज्म ने ऐसी फिलॉसफी भी ऑफर की जिसके वजह से ये राजा एंड मर्केंटाइल क्लास ने बुद्धिज्म को सपोर्ट करना चालू किया। तो सबसे पहले एंटी ब्राह्मणिज्म, ये रिलीजन एंटी ब्राह्मणिकल रिलीजन है, एंड फिर ब्राह्मणा से ही तो प्रॉब्लम था मर्चेंट एंड राजा को। तो दैट इज द फर्स्ट कल्चरल मिलियो वी कैन टॉक अबाउट, और द फर्स्ट रिसेप्टिव एस्पेक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट, कि मर्चेंट एंड क्षत्रिय एक साथ आए
और उन्होंने ब्राह्मणा को अपोज किया, ब्राह्मणिकल रिलीजन को अपोज किया एंड सपोर्ट किसको किया, देन ऑब्वियसली बुद्धिस्ट जैसे रिलीजन को। देयर आफ्टर फिर अहिंसा, अहिंसा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये अहिंसा क्यों चाहिए थी, बिकॉज ऑब्वियसली अहिंसा जब रहेगी तब बेसिकली क्या होगा, मर्केंटाइल कम्युनिटी का जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, मर्केंटाइल कम्युनिटी का ट्रेड बढ़ा तो राजा का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो दोनों को ये चीज़ जो बेनिफिशियल थी। फाउंडर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडर जो है बेसिकली हेटेरोडॉक्स सेक्ट या फिर बुद्धिज्म के एक क्षत्रिय रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न रहा है कि बेसिकली व्हाई क्षत्रिय पीपल स्टार्टेड टू सपोर्ट दिस रिलीजन एंड व्हाई बेसिकली दिस रिलीजन जो एंटी ब्राह्मणिकल बना, जिसकी वजह से इसको लोकल सपोर्ट भी मिला। देयर आफ्टर फिर क्रिटिसिज्म ऑफ दी वर्ण, ये जो थर्ड वर्ण है वैश्य वर्ण, प्रोड्यूसिंग वर्ण, उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था, उनको सोशल प्रेस्टीज बढ़ाना था एंड गौतम बुद्धा हिमसेल्फ वाज एंटी वर्ण पर्सन एंड ये भी एक रीज़न रहा है। इनएक्सपेंसिव रिलीजन था, दान धर्म जो है उससे सभी परेशान थे, राजा भी परेशान, ऑर्डिनरी जनता भी परेशान, तो ऑब्वियसली फिर ये इनएक्सपेंसिव रिलीजन जब आया देन ऑब्वियसली इसको लोगों ने सपोर्ट करना चालू कर दिया। एंड देयर आफ्टर सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड डॉक्ट्रीन, ब्राह्मणिकल रिलीजन में सांस्कृतिक मोनोपोली होती है, सिर्फ ब्राह्मण कुड लर्न संस्कृत एंड सिर्फ ब्राह्मण ही वैदिक लिटरेचर पढ़ पाता था एंड दैट्स द ऑर्डिनरी लोगों का इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन ब्राह्मणिकल रिलीजन हमको दिखा है। बट इन दी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंस भले ही दिखा बट वो दिखने के पीछे ब्राह्मणिकल मोनोपोली थी, नॉलेज मोनोपोली थी। अब बुद्धिज्म ने अपने डॉक्ट्रिन पाली में देने चालू किए, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देने जब चालू किए देन ऑब्वियसली इसका फ़ायदा जो है लोगों ने उठाया एंड फिर एक बेसिकली सारे ही लोगों को बेसिकली ब्राह्मणिकल रिलीजन छोड़ के ये रिलीजन में आने के लिए एक इंसेंटिव भी दिया। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वी कैन टॉक अबाउट एंड दैट सम्स अप दिस एंटायर क्वेश्चन। एंड इसके बाद बस आपको वही कंक्लूजन में डालना है कि मर्केंटाइल एंड क्षत्रिय कम्युनिटी was having economical and political power at their hand and without their patronization Brahminical religion could have never survived, full stop. Having said so, Buddhism emerged and Buddhism satisfied the economical, political, cultural and social need of this class which helped them in receiving the patronization of this political and economical houses of our country, full stop. बात खत्म करो, न्यूट्रल ग्राउंड पे हो गया, आपने उसको छोड़ दिया एंड दैट सम्स अप दिस सेकंड क्वेश्चन। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके बस मैंने आपको आज पॉइंटर बताया, तो आपका आंसर क्या है उसका फ्लो आप मेंटेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मैंने पॉइंट आपको दिए हैं वो पॉइंट एंड कीवर्ड आपके आंसर में लिखने चाहिए। रफली पकड़ के चलो कि हर एक पॉइंट जो उसका आपको 0.25 मार्क जो है वो मिलेगा एंड 0.25 मार्क से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके बॉडी में आपको 5 या 7 के अराउंड मार्क जो है ये सारे कंटेंट डालने के बाद आपको दिखाई देंगे। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। बट अगेन जाने से पहले अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि वी आर नाउ बेसिकली कमिंग आउट विथ अ न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल विच इज़ गोइंग टू गेट लॉन्च ऑन द 15th of June। अब इसके ऊपर मैंने बहुत बातें कर ली है प्रीवियस सेशन में, बट वही चीज़ है कि फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन में 3 टाइप का मटेरियल एंड फिर 30 to 35 लेक्चर ईच ऑन एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड के ऊपर आई एम गोइंग टू टेक। एंड इसके अलावा जो है बेसिकली टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी जिसमें 12 टेस्ट हैं एंड 12 टेस्ट आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शनल 12 फुल लेंथ टेस्ट एंड फिर ये पूरा का पूरा जो एस्पेक्ट है इसको कॉम्प्रिहेंसिव रेट में हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है, दैट इज 15,999 इफ़ यू यूज़ माई कोड। एंड अगर इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द फाउंडेशन, आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हो, देन टेस्ट सीरीज के लिए भी वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर बैच जिसमें 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो मॉडल आंसर है वो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू एंड इसके सारे के सारे डिस्कशन जो है आई एम गोइंग टू टेक बाय माई सेल्फ। तो ऑब्वियसली आई हैव स्कोर्ड 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल बाय माई सेल्फ, तो मुझे पता है वो आंसर कैसे लिखने हैं, आंसर में लैक्यूनास कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं। तो दिस इज समथिंग फॉर यू इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर देन मेंस टेस्ट सीरीज आपके लिए एंड इट इज़ ऑब्वियसली basically we are offering it at a very affordable rate if you use my code, that is SN Live. So I hope it is quite clear guys. Today then we'll stop over here. Again you will get access to this PPT on this Telegram channel of ours and thereafter we'll take all this session forward. I'll try to cover at least one more session for the ancient India, but थोड़ा सा time constraint है, अगर नहीं हो पाया तो directly we'll be moving on to the medieval India now. medieval India के टॉपिक डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर उसके जो बेसिकली आंसर राइटिंग सेशन है वो कंडक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।